सवाल है। पहला सवाल, क्या मीडिया ने तहलका बलात्कार कांड को तमाशा बना दिया है? दूसरा सवाल, अगर आरोपी तरुण पाल न होते तो क्या तब भी इतना ही शोर मचता? तीसरा सवाल, क्या तहलका कांड में मीडिया का पापराजी चेहरा सामने दिख रहा है? चौथा सवाल, क्या मीडिया का यह व्यवहार पीड़ित के साथ भी अन्याय नहीं कर रहा है? और आखिरी सवाल, संवेदनशील मामलों में मीडिया क्यों खो देता है अपना संयम? तरुण तेजपाल को लेकर चैनलों पर जो हिस्टीरिया दिख रहा है, उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, मगर हमारा एजेंडा साफ है, संवेदनशील मामलों में सजग होना चाहिए मीडिया को। बात करने के हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अमित बरुआ, शेफाली वासुदेव जो मिंट में कंसल्टिंग एडिटर हैं, बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल और कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी। और ठीक 8:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे CNN IBN की डिप्टी एडिटर सागरिका घोष। शेफाली, जिस तरीके से कवरेज हुई है उसको आप क्या कहें, किस नजरिए से आप देखना चाहेंगे इसको? आशुतोष, मुझे लगता है कि थोड़ी कवरेज ज्यादा भी हुई है तो बहुत जरूरी है, क्योंकि तरुण तेजपाल अपने आप में एक बहुत अनोखे पत्रकार थे। इन्वेस्टिगेटिव, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी, उन्होंने एक ऐसी आवाज खड़ी करी थी पत्रकारिता में जो मानी जाती थी। तो मुझे ये लगता है कि जब सितारे ऊपर उठते हैं और ऊपर होते हैं तब तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जब गिरते हैं तो उससे भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और ये एक उदाहरण की तरह एक केस है कि जहां मीडिया ने यह भी साबित किया है कि जब हमारे अपने भी गिरेंगे या हमारे अपनों से भी गलतियां होंगी, और ये गलतियां नहीं है, क्रिमिनलिटी है, इसमें इमोरलिटी है, कई चीजें, ऑब्जेक्शनेबल बिजनेस ट्रांजैक्शंस बाहर आए हैं, तो इस केस को अगर मीडिया नहीं उभारती तो काफी कुछ रह जाता। मेरे ख्याल से अगर हम नहीं करते जो हमने किया है, तो बल्कि बहुत सारे लोग इस तरह के होते जो हमें कहते कि मीडिया वाले अब अपने लोगों पे पर्दा डाल। क्या ये गिल्ट काम कर रहा था कि मीडिया के ऊपर ये आरोप लगना शुरू हो गया था कि भाई आप अब तो आपका आदमी पकड़ा गया है, अब तो उसकी आपराधिक प्रवृत्ति नजर आई है, इस गिल्ट से प्रभावित होकर किया गया? मेरे ख्याल से गिल्ट वगैरह बाद में डेवलप होता है पोस्टमार्टम के थ्रू। इस वक्त मीडिया ने एक साफ आईना दिखाने की कोशिश करी है, और मैं ये भी समझती हूँ कि आप लोग सब टेलीविजन चैनल्स और हमारे जैसे पत्रकार अगर रोज इस मुद्दे पे लिख रहे हैं, इसका मतलब इसे पढ़ने वाले, इसे चाहने वाले, इसे फॉलो करने वाले लोग हैं, तभी ये दोनों अंदाजों से बात चल रही है। तो मुझे इसमें मीडिया का पेपराजी होना कहीं भी उचित नहीं लगता, और मैं आपसे बल्कि इस मामले में बहुत अलग हूं कि रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट को पेपराजी की तरह देखना, हम बल्कि संवेदनशीलता के उल्टा जा रहे हैं, हम उसके विपरीत जा रहे हैं। तो ये संवेदनशीलता है। इस लड़की ने, कंप्लेनेंट ने अपने आप जिस तरह से खुलासा किया है, कंसिस्टेंटली, क्लियरली, हम उसे निभा रहे हैं, हम उसका उसे मिरर बैक कर रहे हैं। और तेजपाल की कई गलतियां, कई स्ट्रेटेजिक गलतियां, उन्हें भी हम उनका भी ये दिखा रहे हैं। आपको बिल्कुल कहीं गलत नहीं लगता, और आपको ये नहीं लगता कि मीडिया वाकई अपनी सीमा रेखा को लांघने, जैसे कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बलात्कार का मामला है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है, संवेदनशील मसला है, इसमें इस मसले को जिस संवेदनशीलता के साथ हैंडल करना चाहिए तो उस तरीके से आप लोग नहीं हैंडल कर, बल्कि आप इसको तमाशा बना रहे हैं। इससे आप बिल्कुल सहमत हैं? मुझे तमाशा नहीं लग रहा है, मुझे ये जरूर लग रहा है कि थोड़ी हद से ज्यादा कवरेज हो रही है। लेकिन बलात्कार जैसे जो विषय हैं, अगर हम इनको इतना फोकस नहीं देंगे, अगर हम इतना माउंट नहीं करेंगे, तो इस देश में इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल इन एनी केस। बहुत जरूरी है कि कुछ मुद्दों को हम इस तरह से उठाएं कि कम से कम कुछ लोगों को तो डर लगे, कम से कम मर्दों को तो डर लगे। नहीं, मेरे ख्याल से मीडिया में तो कई लोग चौकन्ने हो गए होंगे कि भाई हमारे भाई बहन हमारे भी पीछे पड़ने वाले हैं, यू नो, आवर कलीग्स आर गोइंग टू गेट आफ्टर अस। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। That's a very important. सुधांशु मित्तल जी, अक्सर ही कहा जाता है कि राजनीति के लोगों पे पिछले दिनों जो आसाराम का मामला आया, इस तरीके के बहुत सारे केस हुए, या क्रिकेट की दुनिया से मामला आता है, या फिर सितारों की दुनिया से, फिल्म की दुनिया से आता है, तो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होती। पत्रकार तो बेचारे सेलिब्रिटी नहीं होते हैं। ये जिस तरीके की कवरेज आप लोगों ने देखी है, और आपकी जमात के लोग भी कहते हैं यार आप लोग ना एक सीमा के बाद निकल जाते हो, पत्रकारिता करते हो, क्या इस मामले में आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन नजर आ रहा है कि चलो भाई कम से कम अपने अंदर झांकने का काम तो आप लोगों ने किया? आशुतोष जी, देखिए इस प्रकरण ने क्या करा, पहले ये समझिए, फिर सारी चीजें परिपेक्ष में आएंगी। इस प्रकरण ने पत्रकारिता को शर्मसार करा, नैतिकता को शर्मसार करा, भ्रष्टाचार के संघर्ष को शर्मसार करा। इसने प्रामाणिकता और विश्वसनीयता जो है वो खत्म करी मीडिया की। क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्या कहते हैं कि जो कहा जाता है वो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कौन कह रहा है। अभी तक क्या होता था कि भाई नेता कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, मीडिया ने कहा है इसके मतलब ये सत्य होगा। और उसके कारण जो व्यक्तित्व होते हैं मीडिया के, उनका जो प्रभाव होता है उससे सत्यता दिखती थी।
इस आचरण के बाद जब भी कोई किसी विषय पे मीडिया वाला बोलेगा या मीडिया कुछ दिखाएगी, लोगों के अंदर एक सिनिसिज्म आ जाएगा, यार सभी एक से हैं। ये जो हनन हुआ है, ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है। और मैं मीडिया को इस मामले में बधाई देना चाहता हूं जी। कुछ लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि अपने घर वाली चीजें छुपा लो, ढक लो, लेकिन जिस तन्मयता से और जिस एकाग्रता से जी पूरे मीडिया ने इस विषय को उठाया है, उनके अंदर जो आक्रोश है कि तुमने जो करा उसका खमियाजा हम क्यों भुगते, हमारे सबके विश्वसनीयता को तुमने खराब कर दिया जी। सुधांशु जी, जिस हीनता की नजर से लोग देखेंगे उसका जवाबदार कौन है? यानी देखिए, ये करके जी मैं मीडिया को बधाई देना चाहता हूं कि इसमें कभी ये पक्षपात नहीं दिखाया कि क्योंकि हमारे घर का मामला था इसलिए हमने इस चीज को ढांपने की कोशिश करी। गलत बात को गलत कह के सबके सामने उजागर करिए, और हम इस बारे में संवेदनशील हैं कि इस तरह की चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुधांशु जी, आपने जो स्टेटमेंट दिया, आप फंसने वाले आने वाले दिनों में, क्योंकि जब आसाराम का मामला आता है या बाबूलाल नागर का मामला आता है या पॉलिटिशियंस का मामला आता है, तो मीडिया को, टेलीविजन चैनल्स को बहुत कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है कि आप लोग सनसनीखेज बना रहे हैं, तिलस्मी बना रहे हैं, और इसके बहाने आप टीआरपी की रेस में चढ़ रहे हैं। आज जब हम अपने बारे में कह रहे हैं तो आप इसको सही ठहरा रहे हैं। ये आरोप आसाराम के मामले में लगातार कंसिस्टेंटली लगता रहा जी। आप क्या कह रहे हैं कि आपको नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कर रहे हैं आप भी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अगर आप भला काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप ये कहलवाना चाहते हैं लोगों से कि नहीं आपको भला काम नहीं करना चाहिए था। कमाल है। नहीं, आसाराम के मामले में आप लोगों का स्टैंड थोड़ा बदल जाता है ना, तहलका के मामले में आपका स्टैंड अलग हो जाता है, आसाराम के मामले में बदल जाता है। यौन शोषण चाहे आसाराम करे, चाहे बाबूलाल नागर करे, चाहे कोई करे, यौन शोषण गलत है और उसके गलत को सही कोई कह नहीं सकता। लेकिन जो जना समाज का रक्षक है, जब रक्षक भक्षक हो जाता है तो समाज की क्या प्रतिक्रिया होती है वो उस पर डिपेंड करता है। आज क्योंकि पत्रकारिता ने और मीडिया ने उसके ऊपर तीव्र प्रतिक्रिया दी है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। इसमें गलत क्या है? चलिए, अच्छा आपने कहा बधाई के पात्र हैं। कहने वाले तो बनेंगे जब आप किसी नेता को दिखाएंगे, किसी व्यवसायी को दिखाएंगे, आप कहने वाले तो कहेंगे कि हम निष्पक्षता दिखा रहे हैं, हम इस मामले में किसी को नहीं बख्शते। चलिए सुधांशु जी, आप अच्छी बातें कर रहे हैं। प्रियंका जिस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रियंका, सुधांशु जी जो बातें कह रहे हैं उनसे आप सहमत नजर आ रही? कम से कम एक मुद्दा तो हो सकता है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की राय एक हो, कि कम से कम मीडिया ने अपने दिल में, अपने मन में झांकने की कोशिश की और उनके ऊपर जब तीखे आरोप लगे तो वो उससे पीछे नहीं हटे। हाँ, देखिए, इसमें मैं भी मीडिया ने जिस तरह की कवरेज दी, मैं सहमत हूँ। हम एक ऐसे आदमी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसको इंग्लिश का एक वर्ड है लिविंग ऑन द एज है। वो हमेशा मीडिया लाइमलाइट में रहे हैं और जब उन्होंने इस तरह की हरकत की है तो वो हाईलाइट करना बहुत जरूरी था, वो किया। पर यहाँ पे मैं दो चीज कहना चाहूंगी कि मीडिया को अब आगे जाते हुए, इस केस में आगे बढ़ते हुए बिल्कुल ध्यान इस पे रखना चाहिए जो एजेंडा है गेटिंग जस्टिस फॉर द गर्ल, कि उस महिला को जस्टिस मिले जिसके साथ ये अन्याय हुआ और लोगों तक सही तस्वीर पहुंचे, तो इस पे ध्यान दें। और दूसरी रही बात कि इस एजेंडा को, ये जो एजेंडा है महिलाओं का एजेंडा, हर तरीके से कवर करते रहें और कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे कि मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि एक और केस आया था गोवा में, उसको भी कवर करें और हर तरीके से महिलाओं की इसके साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हाईलाइट होती चली जाए। बट प्रियंका, क्या आपको नहीं लगता है कि इस इशू को भी खासतौर पर टेलीविजन चैनल्स ने सनसनीखेज बनाकर पेश करने की कोशिश नहीं की कि अगर तरुण तेजपाल एयरपोर्ट पर जाते हैं, उसके बाद वो हवाई जहाज में जाते हैं तो पूरा का पूरा मीडिया उनके हवाई जहाज के अंदर घुस जाता है, उनसे वहां पे इंटरव्यू करने की कोशिश करता है, उनके बाइट्स लेने की कोशिश करता है और इसकी वजह से पैसेंजर्स को दिक्कत होती है। क्या इसको सनसनीखेज बनाने की कोशिश नहीं की, सोप ओपेरा बनाने की कोशिश नहीं की? हाँ, वही मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि हम लोग अपने एजेंडा पे ध्यान रखें। जो एजेंडा है महिला जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको हम फोकस में बनाए रखें, रादर देन ये गोवा पहुंच रहे हैं और गोवा कैसे पहुंचे, क्या फ्लाइट में खाया। दूसरे आई रियली पिटी जो को पैसेंजर्स थे और जो आज हमने देखा, बट दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। ये है कि हम अपने एजेंडा पे लगे रहें कि जो एक्सपोजर है और लड़की को उसको जस्टिस मिले जी। बट प्रियंका, इस पूरे मसले पर राजनीति भी करने की कोशिश की गई। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना, माफ करिएगा, टीवी चैनल्स ने और प्रिंट मीडिया ने अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की, लेकिन यह देखने में आया कि इस मुद्दे पर भी बीजेपी बनाम कांग्रेस का मसला हो गया।
प्रियंका। हाँ, देखिए, ये तो बात इतनी शर्मनाक है कि कांग्रेस ने शुरू से कहा कि जिस महिला के साथ ये अन्याय हुआ उसको जस्टिस मिलना चाहिए एंड द मैन शुड फॉलो लॉ, और लॉ जो भी होगा, जिस तरह की पनिशमेंट उसको दी जाएगी वो सबको एक्सेप्ट करना जरूरी है। शुरुआत जो सीनियर लीडर्स ने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शुरुआत अरुण जेटली जी ने की, फिर सुषमा जी आई, सुषमा जी ने ट्विटर पे भी आपत्तिजनक अपने व्यू पॉइंट्स दिए जो हमने रीबात किए। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगी कि अगर ये पूरा तू मैं पे उतरा है पॉलिटिकल, आज वो महिला ने भी आकर सामने से कहा कि इसको पॉलिटिकल ना बनाए, गेट जस्टिस फॉर हर। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यही रिमाइंड करना चाहूंगी, अगर वो महिला का मुद्दा लेकर जा रहे हैं तो वो दूसरी चीजें जो गुजरात में हुई हैं उस पर भी ध्यान दें, जिस तरीके की इलीगैलिटीज फॉलो की गई, एक महिला प्राइवेट सिटीजन के ऊपर स्नूपिंग की गई 24/7, उसके बारे में भी बात करें। बाकी केसेस मुजफ्फरनगर रायट्स में भी जो पोस्ट रायट्स रेप्स हो रहे हैं महिलाओं पे, उसके बारे में भी बात करें। तो मैं आपको रोकना चाहता हूं। सुधांशु जी, जो बात प्रियंका उठा रही, जो सवाल लड़की ने अपनी आज की जो चिट्ठी है उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, और दरअसल जो असल मसला है, एक महिला के शोषण का मसला है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंस का मसला है, वो कहीं धीरे से बैक बर्नर चला जाता है, राजनीतिक दलों के लिए वो मुद्दा नहीं बन पाता है। सुधांशु जी। आशुतोष जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस पे कोई राजनीति करना भी नहीं चाह रहा। दुर्भाग्य ये है कि तेजपाल जी ने बचने के लिए इसको सारा भाजपा पे मरने की कोशिश करी। उन्होंने कहा क्योंकि मैं जो था, मैं भाजपा के खिलाफ संघर्ष और युद्ध करता रहा था, इसलिए मुझे फंसाया गया है। और इसी विषय में ये कहा गया कि क्या बात कर रहे, गुनाह आप करें, नैतिकता का हनन आप करें, चारित्रिक दोष आप में, और गुनाह भाजपा पे। जहां तक दूसरी राजनीति का सवाल है वो भी समझ लीजिए। कपिल सिब्बल जी ने बड़े जोर शोर से कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो 5 लाख रुपए दिए थे, डोनेशन दिए थे। उनको दिखाया गया भाई ये तो तुम्हारे नाम जो है वो शेयर इशूड है। मुझे नहीं पता कहीं ऐसा होता है क्या। मेरा कहना, अच्छा मैं आज इस विषय में जाना ही नहीं चाहता क्योंकि विषय से हम लोग भटकेंगे। सुनिए, हम लोग विषय से भटकेंगे। मेरा कहना है कि इस विषय में अपने बचाव के लिए अगर जो है तेजपाल जी ये कहें इसमें राजनीति है और भाजपा मुझे फंसाना चाह रही है, तो ये शर्मसार बात है। शर्म आनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, ना केवल बचाव के लिए इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा सिर्फ आज ये कहना है, मैं जानता हूं मीडिया बड़ा सजग है, मीडिया दुष्प्रचार और ऐसे बयानों से भ्रमित होके एक गुनाहगार को इसलिए बचाने की भी कोशिश करेगा क्योंकि उसने जो है इसमें राजनीति। शिफाली, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसी तेजपाल कंट्रोवर्सी को लेकर आगे बढ़ें और इनमें जो कई मुद्दे उठे हैं इन्हें देखें। आज जैसे दैनिक भास्कर के एक एडिटर जर्नलिस्ट के खिलाफ मैंने आपके अंग्रेजी चैनल पे देखा, एक लेडी ने कंप्लेन करी। उसने अपने बयान में ये भी कहा कि वो एनसीडब्ल्यू के पास गई और वो स्पाइनलेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कितनी सारी महिला सुरक्षा के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, वो क्या कर रही हैं। कितनी ऑर्गेनाइजेशंस में विशाखा गाइडलाइंस वाकई में हैं कि नहीं, क्या जिनके पास नहीं होंगी उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। यू नो व्हाट वुड बी द थिंग टेकन। हमारी लड़कियां बाहर जाएंगी तो उन्हें किस तरह की सुरक्षा मिलेगी। सिर्फ तेजपाल का आंखों देखा हाल दिखाना वाकई काफी नहीं है। बट आप जो जिस अखबार का नाम लिया कि एक मसला तो टीवी चैनल्स आंख बंद करके फॉलो करा, दूसरे मसले की तरफ उसकी नजर नहीं पड़ रही, तो क्या अगर पत्रकार सेलिब्रिटी है या उसको सेलिब्रिटी स्टेटस है जी, तो वो हमारी आंखों के सामने है और उसको हम लगातार कवर करते हैं। जहां पे सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं है उस तरफ हम ध्यान भी नहीं देते। नहीं, ये तो बहुत जाहिर बात है कि तरुण तेजपाल, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत ही नैतिकता का ढोल खुद बजाते थे और ये सारी चीजें जिन पर आज वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं कई तरीकों से उन्होंने उभारी थी। तो वो आदमी जब उसके बिल्कुल विपरीत जा रहा है, ये बहुत ही नेचुरल है कि अवर गेज विल बी ऑन दैट। और कई दैनिक भास्कर या इस तरह के XYZ लोग हैं जिनके पास कोई वॉइस नहीं था, तो उनका वॉइस हम उभार नहीं पा रहे हैं। यू नो देयर इज ऑब्वियसली एन एंगल ऑफ सेलिब्रिटी और तरुण तेजपाल का मीडिया भी डिस्क्रिमिनेटरी नजर आता है। मीडिया हमेशा से डिस्क्रिमिनेटरी रहा है। तो लेकिन इस मुद्दे में मुझे लगता है कि क्योंकि ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस है और फिर क्रिमिनलिटी
इमोरालिटी, ये सारी चीजें, और फिर जिस तरह से तरुण तेजपाल ने लॉ के खिलाफ जाकर ऑलमोस्ट अपने आप को हवाला नहीं किया या ही डिड नॉट टर्न अप फॉर क्वेश्चनिंग, आई थिंक इस तरह से स्टोरी और कई तरीकों से बड़ी है। मैं इस सवाल को दोबारा आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ये पहला ऐसा मसला नहीं जब कोई पत्रकार फंसा हो, पहला ऐसा मसला नहीं है जब उस मामले को ड्रैग करने की कोशिश की गई। इस तरीके के बहुत सारे मसले हैं, बट व्हाई तरुण तेजपाल का केस क्यों? मुझे ये भी लगता है मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ईमेल्स लीक हो गई जिसमें बहुत ही पर्सनल मुद्दे सामने आए, उसमें मिस्टर तेजपाल की सेलेशियस नहीं, आई डोंट थिंक रेप शुड एवर बी कॉल्ड सेलेशियस, बट पर्सनालिटी के बारे में परसेप्शंस काफी बदल गए। उन्होंने किस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए, उन्होंने माफी किस तरह से मांगी। शेफाली, सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि कई लोगों ने आरोप लगाया कि आपको उसमें चटकारापन नजर आया, इसलिए मैं उसी आरोप का जवाब दे रही हूं कि किसी भी, अगर हमें रेप और बलात्कार को भी सेलेशियस बना देना है तब हमें कोई फर्क नहीं। वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस दैट व्हेन वी रिपोर्ट अबाउट रेप इट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग टिटिलेटिंग। दिस इज नॉट एनीथिंग टिटिलेटिंग। लेकिन मिस्टर तेजपाल की व्यक्तित्व के बारे में जो कुछ चीजें पता लगी, जिस तरह के शब्द उन्होंने खुद इस्तेमाल किए माफी मांगने में भी और अपना क्राइम किसी तरह से कबूल करते हुए भी, लड़की के बारे में बोलते हुए, इसने बात को बहुत ही गहरा और बहुत ही पेचीदा ऑड बना दिया है। ऑड बना दिया। हमारे साथ अमित बरुआ भी इस वक्त जुड़ गए हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट। अमित, शेफाली जी से भी बात हो रही है। शेफाली कह रही है कि भाई मीडिया ने जिस तरीके से इस पूरे मसले को उठाया अच्छा किया, और वो इसको तमाशा भी नहीं मानती। क्या आप उनकी राय से सहमत है? क्या आपको लगता है कि मीडिया वाकई, अभी हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी भी है, कि कम से कम मीडिया ने अपने अंदर झांकने की कोशिश तो की? डर तो ये था कि अपना मामला इसे दबा के चुपचाप निकल जाएंगे और दूसरों की तरफ इशारा करते रहेंगे। बिल्कुल आशुतोष जी, आपने ये सही बात कही है कि मीडिया ने अपने ऊपर स्पॉटलाइट रखी है, लेकिन ये मीडिया का सिर्फ मामला नहीं है कि ऐसे जैसे लोग जिस तरह के आरोप तेजपाल जी के खिलाफ लगे हैं, मुझे लगता है कि कई प्रोफेशंस में ऐसे लोगों के खिलाफ लगते हैं, चाहे वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हो या कहीं भी किसी भी महकमे में हो सकते हैं। लेकिन जब अब मामला कोर्ट के सामने चला गया है आशुतोष, मुझे लगता है कि कोर्ट की जो प्रक्रिया है, पुलिस की जो प्रक्रिया है, इसको पूरी तरह से मिस्टर तेजपाल के खिलाफ चलने देना चाहिए। जिस तरह से जहाज में घुस के आप चैनल्स पूरी फोटोज दिखा रही हैं उनकी बेटियों के साथ, उनकी पत्नी के साथ, मुझे तो नहीं लगता कि ये जो जस्टिस के एंड्स हैं इसको ये आगे कर रही हैं। बहरहाल जो गहरे और संगीन आरोप मिस्टर तेजपाल के खिलाफ लगे हैं, ये जो मीडिया का सर्कस है, आप कल देखेंगे शायद कोर्ट में उनके वकीलों को एक और फैक्टर मिले ये लगाने का कि ये मीडिया सर्कस हो रहा है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, इसमें उनको जस्टिस नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संयम बरतना पड़ेगा मीडिया को। और ये सेकंड टू सेकंड, मैं आपको बता दूं, आज मैं शाम को देख रहा था कि दूरदर्शन जैसे ट्विटर अकाउंट में ये आ रहा था कि तेजपाल अरेस्टेड। भले इतनी जल्दी क्या है हमको रिपोर्ट करने की? अगर उनका अरेस्ट होगा, और होना भी चाहिए, उनका अरेस्ट होने दीजिए कायदे से, तरीके से। मुझे लगता है कि अगर ये मीडिया का सर्कस ट्रायल चलता रहा तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसे चीजें निकलेंगी जिसका तेजपाल और उनके लॉयर्स फायदा उठाएंगे। तो मेरे को लगता है कि अब इतना बात आगे कर दी है और बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको याद है कि एक साइक्लोन भी आया था कल आंध्र प्रदेश में। अगर हमारे अखबार और हमारे चैनल और सोशल मीडिया देखें तो साइक्लोन लहर का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही ये सवाल तो हमेशा सीरियस एलिगेशन है। मैं आपको रोक रहा हूं, कोर्ट की प्रक्रिया और पुलिस की प्रक्रिया में मीडिया को कोई भी बाधा नहीं डालनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको रोक रहा था अमित, लेकिन ये सवाल तो हमेशा रहेगा और इसीलिए सवाल महत्वपूर्ण कि भाई तेजपाल का मसला होता है तो ये एक तमाशा की तरीके से बन जाता है, एक हिस्टीरिया क्रिएट हो जाता है और दूसरे बहुत सारे मुद्दे जैसे आपने लहर उसका साइक्लोन का जिक्र किया वो पीछे रह जाते। मेरा सवाल आपसे ये जो मैं थोड़ी देर पहले मैं अपने बाकी पैनलिस्ट से पूछ रहा था कि भाई वाई तरुण तेजपाल, उनको लेके ये पापराजीपन क्यों है? वो तो कोई बहुत बड़े क्रिकेटर है नहीं, ना कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, ना कोई बहुत बड़े नोबेल लॉरियट हैं, मामूली एक पत्रकार है, एक अखबार एक पत्रिका के एडिटर है, तो उनको लेकर ये दीवानगी, ये पागलपन कवरेज में क्यों? जी देखिए, क्योंकि तेजपाल और तहलका ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया के रूल्स थे उनको तोड़ा है। चाहे वो स्टिंग ऑपरेशंस हो या जिस तरह की उन्होंने पत्रकारिता की है, और अन्य लोगों ने, सिर्फ वो ही नहीं है अगर आप देखें तो हार्डली ऐसी कुछ स्टोरीज होंगी जिन्होंने खुद लिखा है। तहलका में ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने बहुत ब्रेवरी से कई स्टोरीज उन्होंने की हैं।
लेकिन अब वो मामला नहीं रहा है। अब ये मामला ये हो गया है कि वो जो पूरा इंस्टीट्यूशन है उनके साथ जुड़ गया है, और मेरा मानना है कि वो इंस्टीट्यूशन उनके साथ ये कोलैप्स हो जाएगा। ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जब भी हम इस तरह के संगीन चीजों पर रिपोर्टाज करते हैं किसी भी माध्यम में, चाहे सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, प्रिंट हो, इसमें अगर हम कैरिड अवे हो जाएंगे और इस तरह की रिपोर्टिंग करेंगे कि हर एक सेकंड वो बाथरूम से निकल रहे हैं, जहाज से या उतर रहे हैं, या वो उनके भाई टोपी से उनका चेहरा बचा रहे हैं, कि ये हमारी पत्रकारिता हो गई है। मैं 25 साल से 27 साल से पत्रकार हूं, मैंने आज तक कभी इस तरह के सीन्स नहीं देखे टेलीविजन पे। मैं तो बस ये आग्रह कर सकता हूं सब लोगों से कि अगर हमको अपने देश का सर्कस नहीं बनाना है, ये पूरे देश का सर्कस सारी दुनिया हमको देख रही है कि पिछले 2-3 दिनों से और कुछ भी हमारे चैनल्स पे नहीं आ रहा। अमित, अब सुधांशु जी के पास आऊंगे, लेकिन शेफाली आपको काउंटर करना चाहते। शेफाली, बहुत तुरंत एक तर्क, मीडिया ने सिर्फ आंखों देखा हाल और बाथरूम की तस्वीरें या प्लेन की तस्वीरें नहीं दिखाई हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए हैं, कुछ बहुत ही ऐसे मुद्दे निकले हैं जिनके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं था। लीगल स्ट्रेटजीज, लीगल टैक्टिक, मीडिया के वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, असली आइडेंटिटी क्या है, जो बोली हुई आइडेंटिटी क्या होती है, इतनी सारी बातें। कंप्लेनेंट 22 साल की एक लड़की ने जिस तरह से क्लियरली, कंसिस्टेंटली, बिना हिस्टीरिया को वो बनाते हुए कई चीजें निकली हैं, तो मीडिया ने ये सब डिबेट किया। इट इज नॉट ओनली आंखों देखा हाल, सिर्फ आंखों देखा हाल है। अमित, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। सुधांशु जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके रिस्पॉन्स के पहले एक छोटा सवाल भी आपको जोड़ना चाहता हूं कि मीडिया ने कम से कम लड़की की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने का काम नहीं किया, लेकिन आपकी ही पार्टी की एक प्रवक्ता है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने आधा काम तो कर दिया उस लड़की की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने का। तो जो चीज अमित बरुआ कर रहे हैं कि अभी तरुण तेजपाल गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन आपने ये बता दिया कि भाई वो गिरफ्तार हो गए, हड़बड़ी क्यों? क्या राजनीतिक दलों को भी अब सावधानी बरतनी होगी कि क्यों मीनाक्षी लेखी जैसे लोग इस तरीके से लड़की की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज जाने अनजाने करने का काम करते हैं? ऐसा है, लड़की की आइडेंटिटी इसलिए नहीं डिस्क्लोज करते हैं मीडिया क्योंकि बहुत संवेदनशीलता हो रही है, इसलिए करती है, नहीं करती है क्योंकि कानून में ये कानून का उल्लंघन होगा। तो हम दो चीजों के नहीं रहे, क्योंकि वैसे तो अगर मौका मिले तो जैसे इन्होंने कहा, लोग तो टॉयलेट्स में घुस जाते हैं लोगों के। प्रश्न क्या हो रहा है, मीडिया को किसी भी चीज को रिपोर्ट करते समय रेस्ट्रेंट रहना चाहिए, खास तौर से जहां क्रिमिनल बात है। मैं तो उस दिन तलवार जी वाला देख रहा था, उनके साथ साथ बस वो जा रही है, नीचे हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, तो ये तो जहां भी कोई सनसनी चीज होती है वहां मीडिया करती है। लेकिन मैं उस बहस में थोड़ी देर पहले आप तारीफ कर रहे थे सुधांशु मित्तल जी, थोड़ी देर पहले आप तारीफ कर रहे थे, आपने बधाइयां सब दे दी, मैं तो तारीफ बदल गया। आप सुनिए, आशुतोष जी, आप सुनी नहीं रहे, मैं तो अभी तारीफ कर रहा हूँ कि जो विषय उठाया, आप विषय से भ्रमित हो रहे। विषय ये है कि जब एक आइकन फॉल करता है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है। मीडिया का एक बड़ा आइकन था भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में, जब वो फॉल करा अनैतिक कार्य के लिए, तब आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स था। इसमें एक डिसअपॉइंटमेंट है मुझे, जो शोमा चौधरी के बारे में जिस तीव्रता से प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, जो उनका आचरण रहा इस सारे काम को ढकने के लिए, मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद ये थी कि मीडिया में और तीव्रता से उनकी आलोचना होती कि हम दूसरों के सामने आईना क्या दिखाएंगे। आपके आचरण ने तो हमारे सामने आईना रख दिया, हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। चलिए, आपके ना तो संगठन में कुछ था, आपके पास इतनी एक रेप की कंप्लेन आती है और आपके दिस विल बी डेल्ट इन एन इंटरनल मैकेनिज्म। ठीक है, ये कमाल है। सुधांशु जी, इसकी गंभीरता को शायद अगर और लेती मीडिया तो मुझे अच्छा लगता कि हाँ, मीडिया ने सबके सामने एक आदर्श पेश करा है। सुधांशु जी, चाहे कोई करे हम छोड़ेंगे नहीं। सुधांशु जी, आपने शोमा चौधरी की गैर जिम्मेदार, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ इशारा किया। एक शब्द अगर आप मीनाक्षी लेखी के बारे में भी बोल देते तो जरा अच्छा होता। मैंने आपसे खुद ही ने कहा कि व्हाट इज क्रिमिनल एंड व्हाट इज नॉट क्रिमिनल इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज नॉट सेड। इररिस्पांसिबल बिहेवियर के बारे में द आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि मीनाक्षी जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, इसलिए मेरे को ट्विटर पे डाला था उन्होंने, शायद ठीक नहीं होगा। चलिए ठीक है, मैं नहीं पता क्या कहा। चलिए मान लिया आपके बात। मैं प्रियंका के पास भी लौटूंगा और वक्त छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो सागरिका घोष भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जिनके ऐसे मसलों पर राय जो है बहुत ही धारदार और तीखी होती है। कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही एक सवाल और भी खड़ा करेंगे कि क्या पिछले दिन हिंदुस्तान में कुछ बदला है कि 16 दिसंबर को अगर किसी लड़की के साथ हादसा होता है तो तमाम महिलाएं इस देश की सड़कों पर आ जाती हैं। सिर्फ देश के अंदर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर बनती है। और जब तक
पूरे सिस्टम को, एस्टैब्लिशमेंट को झुकाकर नया कानून नहीं बनवा लेती तब तक शांति नहीं होती। क्या ये पिछले दिनों में एक नई बयार बह रही है जो अब नजर आ रही है कि एक लड़की अगर उसके साथ कुछ हादसा हुआ है तो लड़ने के लिए तैयार है और मीडिया उसके साथ खड़ा दिखता है, चाहे खुद ही उनके अपने आइकॉन जो है वो क्यों न जमींदोज हो रहा है। छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं एजेंडा में बातचीत करें जिस तरीके से तरुण तेजपाल के मसले पर मीडिया की कवरेज रही, क्या वो कवरेज ज्यादा है, खराब है, तमाशा बन गया या सर्कस बन गया, या वाकई इस कवरेज के बहाने कम से कम मीडिया ने अपना रोल अदा करने की कोशिश की है, जो अंदर बैठकर चीजों को देखने की कोशिश की है और अंदर झांकने की कोशिश की है, क्या वो सामने आ रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। प्रियंका, एक सवाल मैं ब्रेक के बीच में शेफाली से पूछ रहा था कि भाई ये अचानक क्या हो रहा है कि पिछले 16 दिसंबर के भी एक बहुत बुरा हादसा एक लड़की के साथ होता है, महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं और बहुत बिना किसी राजनीतिक संगठन की मौजूदगी के पहुंचती हैं और पूरे कानून को, पूरे सिस्टम को हिला देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबर बनती। क्या महिलाओं के अंदर एक नई तरीके की चेतना, नई तरीके की जागृति सामने आ रही है? एब्सोल्युटली, मैं तो कहूंगी कि 16 दिसंबर के बाद जो प्रोटेस्ट हमने देखे, जो महिलाएं आगे बढ़कर आई और इट वेंट बियॉन्ड पॉलिटिक्स। मैं शुरू से इस केस में भी कहती आई ये पॉलिटिकल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे सबका एजेंडा होना चाहिए था कि महिला को जस्टिस मिले, और सिर्फ यहीं पे नहीं, हर केस में जो हम बार बार हाईलाइट करते आ रहे हैं, हर केस में महिलाओं को जस्टिस मिलना जरूरी है। दूसरी रही बात जो सिलेक्टिव आउटरीच रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और हाँ, इस केस से भी महिलाओं को साहस बढ़ेगी, हिम्मत बढ़ेगी टू कम एंड स्पीक आउट अगेंस्ट सच पीपल, ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो सीनियर पोजीशन में हैं और अपने पोजीशन को मिसयूज करते हैं। जी सुधांशु जी, क्या इस बात से सहमत है कि महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर और जागृत हो रही हैं? राजनीति थोड़ा किनारे रख देते हैं। एक सेकंड, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जब मीडिया महिला के विषय को उठाता है और दिखाता है कि कितना भी प्रभावशाली और कितना भी बड़ा व्यक्तित्व हो, अगर वो गलती करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, तो ये साहस जो है ये सारे समाज को मिलता है। हर महिला को ये एक चेतना आती है कि कल को मेरे साथ अगर कुछ होता है तो हाँ, लोग साथ खड़े हो जाएंगे, मीडिया साथ खड़ा हो जाएगा, समाज साथ खड़ा हो जाएगा। इससे इस तरह की हरकतों पे अंकुश लगेगा, महिला को साहस मिलेगा और समाज में हम लोग कहीं प्रतिक्रिया ठीक कर पाएंगे। मैं एक चीज इसमें और कहना चाहता हूँ, देखिए इसमें जो मीडिया ने आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण करा है, इससे शायद नई सीमाएं आगे तय होंगी। अभी तक क्या था, क्योंकि खुद पे जूता नहीं पड़ा था, इसलिए बहुत आसान था। वो एक बड़ा अच्छा शेर है, कितना आसान है तस्वीर बनाना औरों की, खुद को पश्चे आईने रखना कितना मुश्किल है। अभी जैसे मैं बरुआ जी की सुन रहा था कि सीमाएं होनी चाहिए, कितनी कवरेज। बरुआ जी, ये प्रश्न तो बाकी अगर चलिए सुधांशु जी शायद नगण्य हो जाएंगे। चलिए सुधांशु जी, मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ कि ये अच्छा समय है आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का। बिल्कुल। और फिर मैं सीमा चौधरी जी वाला बात कहना चाहता हूँ। सुधांशु जी, सोमा के बारे में फिर आगे बात कर लेंगे। आई एम सॉरी सर, आई हैव टू स्टॉप सर, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। उस पर बारे में फिर कभी बात करें। सागरिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सागरिका, दो मसले हैं। एक, मेरा पहला सवाल आपसे इस बात को लेकर यह है कि क्या मीडिया ने इस पूरे मसले को तमाशा बना दिया? क्या अमित की राय थोड़ी अलग है, शेफाली की राय बिल्कुल अलग है। उनका कहना कि भाई नहीं, मीडिया ने कम से कम इस मसले को उठाने की कोशिश की, एक मुद्दे को रखने की कोशिश की, संवेदनशील तरीके से रखने की कोशिश की। दूसरा सवाल यह है कि क्या पिछले 1.5 सालों के अंदर हिंदुस्तान की जो महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, वर्किंग वुमेन है, उनके अंदर एक नई तरीके की चेतना, नई तरीके की कॉन्शियसनेस, विमेन असर्शन, क्या ये उससे जुड़ा हुआ मसला है? देखिए आशुतोष, प्रश्न है व्यवहार का, प्रश्न है नैतिकता का, प्रश्न है आचार का। हम लोग जो मीडिया में काम करते हैं, हम सबको कटघरे में खड़े करते हैं, हम सबको आरोपी बनाते हैं, सबको दोषी बनाते हैं, सबसे प्रश्नोत्तर करते हैं। अब जब हमारे ऊपर कानून लगा है, जब हमारे ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो मुझे लगता है कि तरुण तेजपाल को इस तरह से भागना, यहाँ वहां जाना, कचहरी में जाना, अंतरिम जमानत मांगना, ये मुझे लगा कि तरुण तेजपाल के लिए शोभा नहीं देता। तरुण तेजपाल अपने आप को एक
धर्म योद्धा समझते हैं, वो लगातार कहते रहते हैं कि तहलका सच्चाई की लड़ाई लड़ती है, कि तहलका सच्चाई के लिए युद्ध कर रहा है। तो अगर हम जो पत्रकार हैं, जो सबको आरोपी बनाते हैं, सबको दोषी बनाते हैं, जब हमारे ऊपर कुछ आरोप लगा, तो अगर हम कानून से भागने लगेंगे तो तो ये तो बहुत ही ज्यादा डबल स्टैंडर्ड्स है। पर मैं ये एक और अहम बात यहाँ बताना चाहूंगी आशुतोष, कि जिस तरह से हम इस केस को कवर कर रहे हैं, लगातार कवर कर रहे हैं, पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इंडिया में बहुत सारे केसेस हैं जहां पर कैमरा नहीं पहुंचता है, जहां पर कोई आवाज नहीं उठाते हैं, जहां पर कानून नहीं है, जहां पर आरोपी खुलेआम घूमते हैं, उनको कौन कवर करेगा, उनके लिए कौन आवाज उठाएगा, उनको कौन लाइमलाइट में लाएगा। तो सिर्फ तरुण तेजपाल को जेल भेजने से क्या सारे इंडिया के महिलाओं को, क्या हमें न्याय मिलेगा? शायद नहीं। हमें लगातार संघर्ष करना होगा, क्योंकि तरुण तेजपाल को अगर जेल हो या ना हो या जो भी सजा हो, इससे ठीक है, तरुण तेजपाल को सजा होनी चाहिए। पर मैं समझती हूँ कि ये मामला बहुत बड़ा है और सेक्सुअल आपने कहा जेंडर जस्टिस समाज बनने के लिए हमें लगातार संघर्ष करना होगा, और इस केस को लगातार कवर करके इन एक आदमी को जेल भेज करके हम संतुष्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल, आपने कहा एक आदमी को भेजकर हम संतुष्ट नहीं हो सकते। आपने ये भी कहा कि संघर्ष, आपने संघर्ष शब्द का इस्तेमाल किया। क्या हिंदुस्तान हमें लगातार संघर्ष करना होगा, क्योंकि आशुतोष मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ जो है 2013 लॉ जो है, जो विशाखा गाइडलाइंस के ऊपर बना है, ये कानून, ये अंधा कानून नहीं है। इस कानून में बहुत गहरे विचार हैं। इस कानून ये कहता है कि जब महिलाएं और पुरुष एक साथ काम करते हैं तो शायद उनके अंदर कुछ गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, शायद वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। क्या देखिए, आप और मैं एक ऑफिस में काम कर सकते हैं, शायद आपने कभी कुछ बोल दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा। इसीलिए कानून कहता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ कहता है कि आप एक दूसरे से वार्तालाप कीजिए, सहानुभूति से वार्तालाप कीजिए, विचार एक दूसरे के ऊपर डायलॉग कीजिए, एक फॉर्मल रेकंसिलिएशन प्रोसेस कीजिए, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी के अनुसार हो सकते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर तहलका के अंदर एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी होता तो ये केस यहाँ तक नहीं पहुँचता। मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं है आशुतोष कि हर केस ऐसा नहीं है आशुतोष, हर केस में जाना चाहिए, हर केस नहीं है। ये केस तो रेप का है। सुधांशु जी एक मिनट, सुधांशु जी आई एम सॉरी, मैं सुधांशु जी आई एम सॉरी, कोई कमेटी के पास नहीं जाता। सुधांशु जी आई एम सॉरी, मुझे रोकना पड़ेगा। आई एम सॉरी, क्योंकि बातचीत की किसी दूसरी दिशा में जा रही है। आई एम सॉरी। मैं अमित ये जो पूरा मसला जो मैं पूछ रहा था सागरिका से, जिसका वो जवाब दे रही थी, तो भाई वर्किंग एनवायरनमेंट एक होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मैं जानना चाहता हूं खुद कि भाई ये अचानक पिछले दिनों जो नारी चेतना है, जो विमेन असर्शन का मसला है, क्या ये बहुत प्रगाढ़ हुआ है? क्या बहुत स्ट्रांग हुआ है कि महिलाएं खुद आगे बढ़कर लड़ना चाहती हैं और उनको ये उम्मीद है कि सिस्टम में उनको शायद न्याय मिल सकता है? ये जो एकता की बात है, अमित सागर का, I'll come to you. अमित, I'm asking to अमित। जी बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी फील्ड में देख लें, जो औरतों का जो असर्शन है वो सब जगह है। मतलब कितनी फील्ड्स में औरतों ने दिखाया है कि वो मर्दों से बराबर ही नहीं आगे हैं। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे से ये साफ हो रहा है कि असर्शन बढ़ा है, और जिस तरह से इस औरत ने बाहर आके, इस पूर्व तहलका की पत्रकार ने बाहर आके अपनी बात कही है, और एक बार नहीं कई बार कही है। आज भी उन्होंने जो बयान दिया है कि इस मामले को हम पॉलिटिसाइज ना करें, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने एक मैच्योरिटी दिखाई है, और उन्होंने एक दावा दिखाया है कि मैं इस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहता हूं। लेकिन आशुतोष, इसमें दो तीन चीजें और हैं। एक तो ये विशाखा गाइडलाइन जिसका सागरिका ने जिक्र किया, ये क्या तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में लागू हैं? क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज में लागू हैं? क्या ये सुप्रीम कोर्ट को 16 साल लगे अपने यहाँ ये गाइडलाइंस लागू करने के लिए? तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को सोचने की जरूरत है। एक, अगर तरुण तेजपाल खड़ा होता है जिसके खिलाफ आरोप लगते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हर मीडिया कर्मी के खिलाफ आरोप लग रहा है। अगर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ लगता है तो पॉलिटिकल क्लास को इसी ब्रश से हम लोग पेंट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर इस मामले का कुछ लॉन्ग टर्म
न्यूनतम फायदा हमको होना है कि तमाम संगठनों, चाहे वो मीडिया के हों या गैर मीडिया के हों, सब जगह ये गाइडलाइंस बननी, कोई भी संगठन हो, ट्रेड यूनियंस हो, ये लोगों को ये कमेटी बनानी चाहिए और इसको पब्लिसाइज, विशाखा गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि इन मामलों को पब्लिसाइज करने की जरूरत है, अवेयरनेस कायम करने की जरूरत है। तो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, अगर हम लोगों को इस मामले को एक पुख्ते तरीके से, इसका एक लास्टिंग इंपैक्ट होगा, ये जो तमाम अवेयरनेस तेजपाल के मामले को लेकर बनी है, तो मुझे लगता है ये अति आवश्यक है कि ये सब चीजों पर हम लोग गौर करें। बिल्कुल शेफाली, यू वांट टू ऐड समथिंग? आशुतोष, मैं ये कहना चाह रही थी कि हम इतनी जनरलाइजेशंस में फंस जा रहे हैं कि आपका सवाल कि महिलाएं उत्तेजित हो गई हैं और महिलाएं आगे आ रही हैं, कर रही हैं अपने आप, ये सिर्फ आधा सत्य है, ये अर्ध सत्य है, क्योंकि दिसंबर 16 के गैंगरेप केस के बाद जो प्रोवोकेशंस हुए, जो प्रोटेस्ट हुए, उन्होंने ये दिखाया कि कितने सारे आदमी वहां बाहर थे। तो इस फेमिनिस्ट का फीमेल होना जरूरी नहीं रह गया। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो नॉट ओनली दे आर नॉट गिल्टी, बट बहुत ही उनका ये एजेंडा है कि देयर शुड बी इक्वल राइट्स और जनरल न्यूट्रल इक्वालिटी जिसे कहते हैं वर्क प्लेस में होनी चाहिए। ये चीजें मीडिया ने नहीं उभारी हैं। कोई भी ऐसा डिबेट या मैंने नहीं देखा जहां मेल फेमिनिस्ट जो अपने आप को मेल फेमिनिस्ट कहने के लिए तैयार हो, बैठे हो और वो बात करें कि उनकी तरफ से क्या ओपिनियंस है, हाउ डू दे सी दिस मैटर। तो मेरे ख्याल से हम सिर्फ विशाखा गाइडलाइंस और औरतों की पीड़ा और औरतों का उत्तेजित होना, एसर्ट करना, ये सिर्फ हम आधी कहानी बता रहे हैं। बहुत हमारी वॉर स्ट्रेंथन हो जाएगी अगर हम आदमियों से पूछेंगे व्हाट डू यू थिंक अबाउट फेमिनिज्म। बिल्कुल सागरिका, जो सवाल शेफाली उठा रही है उसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूं कि क्या महिलाएं जब एसर्ट करने लगेंगी तो क्या दो खतरे नहीं हो सकते? एक, परिवार के अंदर का खतरा, दूसरा, जहां पे आप काम कर रही हैं वहां लोग सोचने लगेंगे अरे भैया मत लेके आओ, नहीं तो हो सकता है कल के झगड़े खड़े हो जाएं और हमारी जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में चर्चा गलत होने लगे। इसीलिए मैं बार बार दोहरा रही हूँ आशुतोष कि सबसे महत्वपूर्ण चीज हर वर्क प्लेस के अंदर अब है ये सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो महिलाएं समझती है को बता नहीं पाती है, क्योंकि एडिटर्स बहुत प्रभावशील है, शक्तिशाली हैं, प्रभावशाली हैं, ये बहुत दिग्गज पत्रकार है और ये इनके खिलाफ आवाज उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो नहीं कर पाती है, वो डरती है। तो अगर इस डर का माहौल में, इस डर का माहौल में हम किस तरीके से महिला को आगे लाएंगे, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं बार बार दोहरा रही हूं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी हर वर्क प्लेस में बनना चाहिए। ये बहुत अच्छा कानून है, गहरा कानून है, अंधा कानून नहीं है, इसको हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, विचारे बहुत तेजी से बदल रहे हैं, सब अलग अलग विचार के हैं। आप जो सोचते हैं मैं वो नहीं सोचती हूँ। महिलाएं आगे हैं, कभी पुरुष पीछे रह गए हैं, कभी पुरुष ये समझते हैं कि ये ठीक है, महिलाएं समझती हैं कि ये हैरेसमेंट है। तो गलतफहमियां तो होंगी ही, वर्क प्लेस में बहुत होंगी, असॉल्ट्स होंगे, इट्स अ फैक्ट ऑफ नेचर। द लॉ रिकॉग्नाइजेस देम, The law recognizes there will be misunderstanding. इन सबको दूर करने के लिए we need the sexual harassment committee. और मैं ये समझती हूँ आशुतोष मैं ये समझती हूँ कि ये केस जो रेप का केस है, जो बहुत ही गंभीर केस है, बहुत गंभीर आरोप लगा है तरुण तेजपाल के ऊपर, हमें ये जो यंग जर्नलिस्ट है इनका सलाम करना चाहिए, इनका कद्र करना चाहिए। बहुत ही ब्रेव और बहुत ही आदर्श और इस तरह से अपनी आवाज उठाई, क्योंकि हम समय बिल्कुल खत्म हो गया। मैं दो छोटे एक मिनट हो चुके हैं, पर हमने चुप रहा, हमने कुछ नहीं कहा। लॉन्ग लास्ट एक औरत ने अपनी आवाज उठाई है। सागरिका, आप बट एक छोटा सवाल, जो काम सागरिका शेफाली कह रही है, क्या राजनीतिक दल बीजेपी अपने यहाँ ये विशाखा की गाइडलाइंस एथिक्स कमेटी बनाने की कोशिश करेगी? प्रियंका, ये सवाल आपसे भी है। पहले सुधांशु जी। ऐसा है, जो कि कानून होगा वो उसका पालन होगा, लागू करेंगे अपने सामने निकल के आया है तो जरूर होगा। सुनिए, और मैं आगे एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, उदाहरण से संदेश जाता है, जो बार बार बात हो रही, जब आपने दिखाया कि इतना एक पावरफुल आदमी भी कटघरे में खड़ा होकर जेल जाएगा, उसका संदेश जाता है कि इतने बड़े आदमी ने भी अगर दुराचरण करा तो वो भी नहीं बख्शा जाता।
तो द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, द रूल ऑफ लॉ, उसकी प्राइमेसी, उसकी सुप्रीमेसी जब दिखाई जाती है तब लोगों में जोश आता है, तब लोगों में साहस आता है। बिल्कुल सुधांशु जी, मैं बार बार कहता हूँ इसको, इस डिबेट को कहीं ट्रिविलाइज ना कर दीजिएगा। सुधांशु जी समय बिल्कुल मेरा खत्म हो गया है। सर मेरा समय बिल्कुल खत्म हो गया। प्रियंका आपसे क्या कांग्रेस पार्टी में अभी वकालत करेंगे कि वहाँ एथिक्स कमेटी बने? नहीं मिलने वाला है। प्रियंका, क्या आप अपनी कांग्रेस पार्टी में कहेंगी कि बने ये वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल। मैं तो हर पार्टी, हर कंपनी, हर मीडिया हाउस, सब जगह चाहूंगी कि एक कमेटी बने, औरतों का एम्पावरमेंट हो, और आपने हमारी पार्टी का कमिटमेंट ऑलरेडी देखा है टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि इसका वो फॉलो भी करें। बिल्कुल प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी, हमारा समय बिल्कुल खत्म हो गया है। इस बातचीत को बहुत आगे ले जा सकते थे, लेकिन हमारी मजबूरी है, वक्त हो छोटे से ब्रेक लेना पड़ेगा। तमाम मेहमानों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ivanco.com पर हमने एक सवाल पूछा था। सवाल पूछा क्या मीडिया ने तहलका बलात्कार कांड को तमाशा बना दिया? सवाल के जवाब में क्या हमारे दर्शकों की राय और क्या है देश का मिजाज, आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन यह मसला बहुत गंभीर है और इसको उसी गंभीरता के साथ हमें और आपको स्वीकार भी करना चाहिए।